सो वेलकम इन दिस न्यू लेक्चर जिसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्टैटिस्टिक्स का वीक 3। यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। वीक 3 तक हम लोग सारा कुछ कवर कर चुके थे एंड वीक 3 ऑलमोस्ट लगभग सब कुछ कवर्ड है ऑलरेडी। ठीक है, तो इसमें वीक 3 या वीक 2 का लास्ट लेक्चर आपका हो सकता है बिकॉज सिलेबस में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, बट लगभग हम इसमें वीक 3 का कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं जो कि है वेरिएबल के दो टाइप जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, दैट इज कैटेगरिकल एंड न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल के दो टाइप होते हैं, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस। ठीक है, आगे चलते हैं तो बात करते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल की। तो डिस्क्रीट वेरिएबल हमने पढ़ा था, डिस्क्रीट वेरिएबल यूजुअली इन्वॉल्व्स अ काउंट ऑफ समथिंग, जिसका एग्जांपल क्या था, पीपल इन हाउस होल्ड, नंबर ऑफ स्पेलिंग मिस्टेक इन अ रिपोर्ट। ठीक है, तो जिसे हम गिन सकते हैं, जिसे हम काउंट कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं काउंट की बात होती है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में। बात करते हैं कंटिन्यूस वेरिएबल की, जिसमें हम क्या कहते हैं, कंटिन्यूस वेरिएबल यूजुअली इन्वॉल्व्स अ मेजरमेंट ऑफ समथिंग। इसमें मेजरमेंट की बात होती है, जैसे वेट ऑफ अ पर्सन, हाइट ऑफ अ पर्सन, स्पीड ऑफ अ व्हीकल। ओके, नेक्स्ट देखते हैं ऑर्गेनाइजिंग न्यूमेरिकल डेटा। वी कैन डू फॉलोइंग प्रोसीजर्स फॉर ऑर्गेनाइजिंग द न्यूमेरिकल डेटा। न्यूमेरिकल डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए हम क्या क्या प्रोसेसेस कर सकते हैं। ग्रुप द ऑब्जर्वेशन इनटू क्लासेस, आल्सो नोन एज कैटेगरीज और विंस। ठीक है, once we group quantitative data into classes, we can construct frequency and relative frequency distribution of the data। मैंने आपको ग्रुप्स एंड टेबल्स बनाना बताई थी, जिसमें हम कुछ इस हिसाब से टेबल्स बनाते थे, जिसमें एक में हम वैल्यू लिखते थे जिसे हम एक्स से डिनोट करते थे, एक में हम फ्रीक्वेंसी लिखते थे और एक में हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखते थे। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी। देन मूव करते हैं नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजिंग डिस्क्रीट डेटा। ऑर्गेनाइजिंग डिस्क्रीट डेटा का मतलब क्या था, देखो एग्जाम्पल में यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। ये एग्जाम्पल रहा, ये एग्जाम्पल है। सपोज द डेटा सेट रिपोर्ट द नंबर ऑफ पीपल इन हाउस होल्ड एंड डेटा ऑफ द रिस्पॉन्स फ्रॉम 15 इंडिविजुअल्स। ये कुछ आपका डेटा दिया था, 1 2 3 4 5 तक इसमें मैक्सिमम वैल्यू थी एंड रिपीटेशन था। तो हमने क्या किया, ये टेबल बनाई, जिसे वैल्यू कहा, जिसे हम एक्स भी कभी कभी कह देते हैं। ठीक है, तो हमने एक टेबल बना ली, इसे वैल्यू कह दी। फ्रीक्वेंसी को हम ऐप से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमने फ्रीक्वेंसी लिख ली। ये क्या है, ऑर्गेनाइजिंग डिस्क्रीट डेटा। ये डिस्क्रीट डेटा को हम सिंगल वैल्यूड डिस्क्रीट डेटा को हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो ये टेबल में कुछ इस हिसाब से हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ये सारी वैल्यूज हमने इस एग्जाम्पल में से उठा ली। 2 1 3 जो एग्जाम्पल ये वाला है, मैं कलर चेंज कर देता हूँ। ये वाला एग्जाम्पल है, इसमें से वैल्यू हमने ये रख ली, इनकी फ्रिक्वेंसी हमने ये डिनोट कर दी, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। टोटल फ्रिक्वेंसी काउंट कर ली, सॉरी रिलेटिव फ्रिक्वेंसी होती है इंडिविजुअल फ्रिक्वेंसी। जैसे 1 की इंडिविजुअल फ्रिक्वेंसी 2 है, प्लस डिवाइड बाई टोटल फ्रिक्वेंसी। टोटल फ्रिक्वेंसी कितनी है, 15 है। तो ये जो वैल्यू आएगी ये कुछ 0.13 आएगी, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं रिलेटिव फ्रिक्वेंसी। तो हमने इस हिसाब से रिलेटिव फ्रिक्वेंसी को दिखाया। तो हमने क्या किया, वैल्यू एंड काउंट को दिखा दिया। तो वैल्यू एंड फ्रिक्वेंसी, काउंट का मतलब यहाँ पे है फ्रिक्वेंसी, मतलब जब हम ये ग्राफ बनाते हैं, चार्ट बनाते हैं, तो इसमें जो वैल्यूज होती हैं, जो काउंट होता है, जो वाई एक्सिस पे होता है, वो फ्रीक्वेंसी होता है किसमें, टेबल में। ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंसी है उसकी, ये फ्रीक्वेंसी रही आपकी। इन सब की फ्रीक्वेंसी की टॉप वैल्यू 2 3 4 और 4 5 और ये यहाँ पे 1 को जोड़ेंगे तो ये आपकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। और ये आपकी वैल्यूज हैं 1 2 3 4 5 जो कि आपकी यहाँ पे दी गई। ठीक है, देन मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है ऑर्गेनाइजिंग कंटिन्यूस डेटा। कंटिन्यूस डेटा क्या है, organizing the data into a number of classes to make the data understandable. However, there are new guidelines that needed to be followed. Number of classes, the appropriate number is a subjective choice. The rule of thumb is to have between 5 to 20 classes. देखो सिंपल सी बात है, यहाँ इसको समझने की कोशिश करते हैं ऑर्गेनाइजिंग कंटिन्यूस डेटा में। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। ठीक है, कंटिन्यूस डेटा में क्या होता है, वो सब ये थ्योरी सब भूल जाओ, ये थ्योरी को मैं एग्जाम्पल के फॉर्मेट में ये सब भूल जाओ, इसे मैं एग्जाम्पल के बेसिस पे समझा दूंगा। देन यहाँ मूव करेंगे लोअर क्लास लिमिट और क्या होता है ये सब समझेंगे। हमारे पास क्या है, काफ़ी सारा डेटा है। ठीक है, अब हमें ने क्या करना है, क्लास इंटरवल के बेसिस पे हम डिनोट करेंगे। सपोजिटली हमारे पास ये मार्क्स है 50 स्टूडेंट्स के। ठीक है, तो हम हर एक इंडिविजुअल स्टूडेंट के मार्क्स को तो काउंट करेंगे नहीं कि 68 कितने लोगों के आए हैं। ठीक है, वो तो करेंगे नहीं कि हाँ लेकिन 68 67 मार्क्स तो बहुत होते हैं। तो हमने क्या किया, इंटरवल बना ले, 30 से 40 का मार्क्स का इंटरवल, 40 से 50 मार्क्स का इंटरवल, फिर 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90 इंटरवल्स बना लिए।
इसमें हमने फ्रिक्वेंसी डाल दी 30 से 40 के बीच में, यानी 30 से 40 के बीच में जितने आ रहे हैं वो फ्रिक्वेंसी में डाल दिया। देन हमने 40 to 50 चेक किया, 40 to 50 के बीच में कितना आ रहा है 6 आ रहा है, हमने डाल दिया। 50 to 60 के बीच में 18 आ रहा है, हमने डाल दिया। 60 to 70 के बीच में 17 आ रहा है, हमने डाल दिया। 70 to 80 के बीच में 4 आ रहा है, हमने डाल दिया। देन 80 to 90 के बीच में 2 आ रहा है, हमने डाल दिया। ये फ्रिक्वेंसी होगी। देन हमने इसको टोटल काउंट कर लिया और रिलेटिव फ्रिक्वेंसी के लिए वही है कि 3 डिवाइड बाई हमने 50 किया तो लगभग कितना है 0.06 आया। तो यहाँ पे हमने 0.06 यहाँ पे वैल्यू रख ली, ठीक है, डेट इज 0.06। अब क्या है यहाँ पे देखो, लोअर क्लास लिमिट, द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कुड गो इन अ क्लास, सबसे छोटी वैल्यू, तो लोएस्ट क्या है 30 है। अपर क्लास लिमिट क्या है, लोअर क्लास लिमिट 30 to 40, अपर क्लास लिमिट क्या है, ये 80 to 90, ठीक है। क्लास विदित मतलब इनमें कितने का गैप है, तो कितने का गैप चल रहा है 10 का गैप चल रहा है, तो क्लास विदित 10 हो गई। क्लास मार्क्स द एवरेज ऑफ द टू क्लास लिमिट ऑफ अ क्लास, द एवरेज ऑफ टू क्लास लिमिट ऑफ अ क्लास। क्लास मार्क्स अगर हमें निकालने हैं तो हम क्या करेंगे, हम एवरेज निकाल लेंगे, ठीक है, द एवरेज ऑफ टू क्लास लिमिट ऑफ अ क्लास, ठीक है, तो उसका हम एवरेज निकाल लेंगे, दैट विल बी क्या होगा, वो क्या हो जाएगा क्लास मार्क्स हो जाएंगे। देन आगे मूव करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स कुछ इस हिसाब से होगा। 60 में कितने बच्चे आ रहे थे, तो देखो यहाँ पे इंटरवल कितना है 50 to 60 मार्क्स का है, तो 50 to 60 मार्क्स के बीच में कितने 18 स्टूडेंट्स आ रहे थे, तो 18 हो गए। यहाँ पे 17 स्टूडेंट आ रहे थे तो ये 17 हो गए, ये 18 स्टूडेंट आ रहे थे यहाँ पे, तो बस उसी बेसिस पे बना दिया। ये इंटरवल है, ये इंटरवल है 50 to 60 मार्क्स, देन इसी बेसिस पे बता दिया। स्टीम एंड लीफ डायग्राम क्या होता है, देखो स्टीम एंड लीफ डायग्राम देख लेते हैं। इन स्टीम एंड लीफ डायग्राम ऑफ स्टेम प्लॉट, each observation is separated into two parts, namely a stream consisting of all but the rightmost digit and a leaf the rightmost digit. Example देखो, in the data are all two digit numbers, then we could let the stream of a data value be the tens digit and the leaf be the ones digit. देखो द वैल्यू 75 एक्सप्रेसेस, 75 को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, 75 को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग स्टीम में लेते हैं 7 जो टेंथ मोस्ट डिजिट है, और फर्स्ट मोस्ट डिजिट जो होता है उसको 5 को हमने लीफ में ले लिया, ठीक है, तो 75 को हमने इस हिसाब से रिप्रेजेंट किया। द टू वैल्यू 75 78 रिप्रेजेंट एज, 75 और 78 को हम एक साथ कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो उसका स्टीम है वो क्या है 7 है, ठीक है, एंड लीफ में हम लोग क्या ले सकते हैं 5 और 8 ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं, क्योंकि हम स्टीम में 7 ले लिया, देन 7 के बाद अगर हम 5 को रिपीट करेंगे बिकॉज ये फर्स्ट डिजिट है तो 75 लिख सकते हैं, एंड हम 8 लिखेंगे तो इसको हम 78 लिख सकते हैं। अंडरस्टूड, तो इजी कॉन्सेप्ट हो गया। स्टीम टू कंस्ट्रक्ट अ स्टेम प्लॉट, अब इसे भी हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। हमारे पास कितने सारे नंबर हैं, देखो 15 22 29 36 31 23, ये सारे नंबर्स स्टीम एंड लीफ में लिखना है। तो देख लो पहला डिजिट देखो, पहला 1 2 2 3 3 3, तो देखो 1 आया 2 आया पहला डिजिट, अब 2 रिपीट हुआ तो लिखना नहीं है, 3 आया 3 को लिख लेते हैं, 3 2 4 आया 4 को लिख लेते हैं। इसके अलावा और कोई है 1 2 2 4 कोई नहीं है, ये डिजिट है, तो इनको हमने स्टीम में डाल दिया। अब जो नंबर हमें बनाने हैं, हमें 10 बनाना है तो हमने 0 लीफ में डाल दिया, एंड 5 बनाना है, यहाँ पे 15 बनाना है तो हमने 5 को यहाँ डाल दिया, और इनको एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में डाल दिया, ठीक है। तो इससे क्या हो गया, ये हमने स्टीम एंड लीफ के रूप में अपने सारे फॉर्मेट के रूप में अपने सारे नंबर्स को बता दिया है, ठीक है। अब बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव मेजर की। डिस्क्रिप्टिव मेजर एंड क्वांटिटीज हुज वैल्यू आर डिटरमाइंड बाय द डेटा एंड कैन बी यूज समराइज अ डेटा सेट। टाइप ऑफ डिस्क्रिप्टिव मेजर्स में क्या है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जिसे हमने पढ़ा था, जो क्या था मोड एंड मीडियन था, और मेजर ऑफ डिस्पर्सन जिसे हमने द मेजर इंडिकेट्स द वेरिएबल ऑफ स्प्रेडशीट एंड डेटा सीट। तो मेजर ऑफ डिस्पर्सन में हम लोग क्या पढ़ेंगे, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हम मीन पढ़ेंगे, ठीक है। तो मीन की बात करते हैं, हमने अभी तक पीछे क्या पढ़ा था, मीडियन पढ़ा था और मोड पढ़ा था। मोड क्या होता था, जिसकी फ्रिक्वेंसी पूरे डेटा सेट में ज्यादा है वो आपका मोड है। और मीडियन क्या होता था, मीडियन निकालते थे कि डेटा सेट को हम इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते। सपोज अगर रेटिंग है तो हम पहले ऐसे लिखते थे ए देन बी देन सी देन डी, इसका घटते हुए क्रम में, या फिर डी सी देन बी देन ए,
या फिर हम इसको ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेते थे। देन हम क्या करते थे, हम गिनते थे कि टोटल इनकी काउंट क्या है। अगर काउंट 4 है यानी कि काउंट इसका क्या है, काउंट इसका है इवन, तो हम क्या करते थे, नंबर डिवाइड बाई 2 प्लस 1, नंबर डिवाइड बाई 2 कॉमा नंबर डिवाइड बाई 2 प्लस 1, यानी कि यहाँ पे इवन के केस में हमारे 2 मीडियन आते थे, ठीक है। और अगर ऑड होता, यहाँ पे ई भी होता हमारा, तो देन हम क्या करते हैं, मीडियन के कैलकुलेट करने के केसेस में हम क्या करते हैं, 5 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, तो ऐसे में हमारी जो वैल्यू आती वो क्या आती, वो 3 आती। तो ऐसे में हमारा जो थर्ड वाला एलिमेंट होता, जो सी होता, वो हमारा मीडियन होता। तो ये मैं रिवाइज करने के लिए बोल रहा हूँ, बाकी आप लास्ट लेक्चर्स में जाके ये देख सकते हैं, मैं वहाँ पे मैंने पढ़ाया है कि क्या है कॉन्सेप्ट। ओके, देन मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, मीन देखते हैं। मीन क्या है, मीन इज नथिंग, अगर आपको कुछ ऐसे नंबर्स दिए गए हैं 1 2 3 4 और आपसे कहा जाए कि इसका मीन निकालना है, तो आप क्या करेंगे, इन सारे नंबर्स को ऐड करेंगे, 1 को 2 को 3 को 4 को, जो कि क्या होगा 4 3 7 8 9 एंड 10, इसकी वैल्यू क्या होगी 10 हो जाएगी, ठीक है, 6 4 10 एंड 10 को फिर हम डिवाइड करेंगे टोटल इनके काउंट से। इनका काउंट कितना है 4 है, 4, तो इनका जो मीडियन आएगा वो क्या आएगा 2.5 आएगा, यानी कि हम इसकी मिडिल वैल्यू निकाल रहे हैं। तो 1 से लेके 4 तक की मिडिल वैल्यू क्या होगी, जो 2 एंड 3 की मिडिल वैल्यू होगी, क्योंकि इनके बीच में गैप तो बराबर है, 2.5 कहाँ कहीं है, यहाँ लाइज कर रहा होगा, तो इसकी मीडियन वैल्यू हो जाएगी। तो इस हिसाब से हम लोग निकालते हैं, ठीक है। तो सैंपल मीन जब हम लोगों को निकालना होता है, सैंपल मीन निकालने के केस में हम लोग x1 प्लस x2 प्लस x3 इस हिसाब से जोड़ते हैं, इन डिवाइड बाई n कर देते हैं, ठीक है, डिस्क्रीट ऑब्जर्वेशन। एंड पॉपुलेशन मीन म्यू निकालने के लिए, दोनों मीन डिफरेंस है, सैंपल मीन को हम x बार से डिनोट करते हैं, पॉपुलेशन मीन को हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं, जैसे हम कैपिटल N से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। दोनों में मैं अंतर बताऊंगा, क्या अंतर है क्या डिफरेंस है, वो दोनों चीजें मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले देख लेते हैं, मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन कैन बी कंप्यूटेड। जी, ये हमें नंबर्स दिए गए थे जिनका हमें मीन निकालना था, हमने सबको ऐड किया, देन हमने इनका काउंट किया, कितने काउंट हो रहे थे 7, देन हमने इसको डिवाइड करके इसका मीन निकाल लिया। इसका मीन निकालना था, हमने सबको ऐड किया, काउंट किया, टोटल नंबर 7 से डिवाइड किया, ये मीन आ गया। देन सेम हमने इसमें भी मीन निकाल लिया। एग्जाम्पल 2 देखते हैं, सपोज द मार्क्स ऑब्टेन बाय 10 स्टूडेंट इन अ एग्जाम 68 79 38 68 35 70 61 47 58 66। अब इसका हमें मीन निकालना है कि मीन क्या आया है, तो मीन निकालने के लिए हम सारे मार्क्स को जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे और डिवाइड कर देंगे इनके टोटल नंबर से। तो 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स थे, टोटल 10 लोग थे, 10 पीपल थे, तो हमने उसको डिवाइड कर दिया, तो ये 59 आपका मीन आ गया, यानी कि 59 मीन है। इतना ये मिडिल वैल्यू है आपकी किसकी, मार्क्स की। अब बात करते हैं मीन ऑफ ग्रुप डेटा, डिस्क्रीट सिंगल वैल्यू। ग्रुप डेटा का मतलब है कि अगर आपको फ्रीक्वेंसी भी दी गई है तो आप कैसे निकालेंगे, तो फ्रीक्वेंसी के केस में अगर ये वैल्यूज हैं, सपोज एक नंबर आया है, 2 नंबर आया है, 3, यानी कि 5 नंबर का टेस्ट था जिसमें 1 नंबर 2 नंबर 3 4 नंबर और 5 नंबर लाने वाले स्टूडेंट्स लिखे हैं, जिनकी फ्रीक्वेंसी कुछ इस हिसाब से है। 15 स्टूडेंट्स में से 2 ऐसे थे जो 1 मार्क्स लाए हैं, 3 ऐसे थे जो 2 मार्क्स लाए हैं, यानी कि यहाँ पे वैल्यू और फ्रीक्वेंसी होगी। तो हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी और वैल्यू का मल्टीप्लाई कर देंगे और उनका एडिशन निकाल लेंगे टोटल। तो इस केस में हमें क्या करना है कि हम इस FI यानी कि फ्रीक्वेंसी इंटू जो हमने वैल्यू करी थी, उनका जो FX आया था, जो उनका मल्टीप्लिकेशन आया था, उनके एडिशन को, उनके टोटल को डिवाइड कर देंगे फ्रीक्वेंसी के टोटल से। यहाँ पे देख लेते हैं और एग्जांपल्स हैं। मीन ऑफ द ग्रुप डेटा, कंटिन्यूअस डेटा। कंटिन्यूअस डेटा के केस में कैसे मीन कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए बहुत सिंपल सा तरीका है। 30 एंड 40 आपको इसका क्या दिया गया, इंटरवल दिया गया। देखो इंटरवल हमेशा सबका बराबर होता है, जो भी क्लासेस बनाई जाती है उनमें इंटरवल का जो डिफरेंस होता है बीच का, वो क्या होता है, बराबर होता है। तो हम क्या करेंगे, इनकी मिडिल वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। 30 प्लस 40 डिवाइड बाई 2 तो कितना आया 35, इसमें 45, सबका मिडिल हमने कैलकुलेट कर लिया। यही आपको करना है हर केस में। देन हम क्या करेंगे, मिडिल वैल्यू को हम एज अ एक्स वैल्यू मान लेंगे, जैसे हम पीछे अपने टेबल में मान रहे थे, और फिर FX निकाल देंगे। यहाँ FMI M से रिप्रेजेंट करा गया है, तो आप इसको मिडिल पॉइंट को M से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। समझाने के लिए मैं आपको कह रहा हूँ कि ये वही X की तरह ट्रीट किया जा रहा है जो पिछले टेबल में वैल्यू ट्रीट करी जा रही थी। तो इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सेम वही कहानी, इसके एडिशन को जो फ्रीक्वेंसी थी उसके एडिशन से डिवाइड कर देंगे, देन आपका मीडियन आ जाएगा। ठीक है, ये कुछ फॉर्मूला इस हिसाब से लिखा होता है, तो इसकी तो कोई ज़रूरत है नहीं। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप लोग कर सकते हैं। देन ये पॉज करिए एंड एग्जाम्पल करके देखिए, ये आपको खुद से करना है। कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया है, कॉन्सेप्ट बहुत ईजी है, तो समझ में आ गया होगा। देन अगर यहाँ पे और क्या अच्छा ये कॉन्सेप्ट दिया गया, मल्टीप्लाइंग अ कॉन्स्टेंट।
अगर हम एक कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हम सारी वैल्यूज में क्या कर रहे हैं, एक कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। अगर वैल्यू x थी तो हमने सब में क्या किया, c का मल्टीप्लाई, एक कांस्टेंट c का मल्टीप्लाई सारी वैल्यूज में कर दिया। तो मीन में क्या डिफरेंस आएगा, जो नया मीन आएगा वो कुछ आपका मीन में मल्टीप्लाई होके आएगा c, यानी कि अगर पुराना मीन आपका x बार था तो जो नया मीन c की मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा वो c आएगा, c x बार आएगा, तो c का मल्टीप्लिकेशन साथ में आएगा। तो ये आपकी मीन की कहानी हो गई। यहाँ पे और एग्जांपल दिए गए हैं, तो ये भी आप पॉज करके इन करके देख सकते हैं। कॉन्सेप्ट मैंने सारा क्लियर कर दिया। आगे चलते हैं, मीडियन की बात अगर मैं करता हूँ तो मीडियन में मैंने आपको पहले भी बताया है, यहाँ पे भी अभी समझाया था, देन रिवाइज करा दे रहा हूँ। मीडियन अगर आपको निकालना है, आपकी वैल्यूज कुछ इस हिसाब से दी गई हैं, ठीक है, वैल्यूज कुछ ये है, डेटा सेट कुछ ये है, और आपको इसका क्या निकालना है, मीडियन निकालना है। और अगर आपको मीडियन मतलब मिडिल वैल्यू आपको निकालनी है तो क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशन में अगर आपका जो n है, नंबर है, n नंबर यानी कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, अगर वो आपकी क्या है, ऑड है, ऑड के केस में हम क्या करेंगे, n+1/2 nth ऑब्जर्वेशन। एंड अगर हम इसे देख रहे हैं कि अगर हमारा ये इवन है तो इवन के केस में दो हमारे मिडिल वैल्यू, दो हमारे मीडियन आते हैं। जैसे कि इसमें काउंट करूँ 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 क्या है, ऑड है, तो इसमें केवल एक ही मिडिल वैल्यू आएगी जो कि क्या आएगी, आई थिंक 7 आएगी, ठीक है। एंड अगर यही चीज अगर हम देख लेते कि एक और वैल्यू हमारे पास इसके बाद होती 4 सपोज, तो क्या दो वैल्यूज हमारी हो जाती 7 and 6, ठीक है। तो इवन के केस में n/2th ऑब्जर्वेशन एंड n+2 + 1th ऑब्जर्वेशन। एंड यहाँ पे डिफरेंस याद रखना, यहाँ पे ऑड के केस में n+1/2th ऑब्जर्वेशन को हम लोग काउंट कर रहे हैं, ओके। एडिंग अ कांस्टेंट की अगर बात करें कि अगर हम सब में कांस्टेंट एक ऐड कर दे रहे हैं मीडियन के केस में, तो जो आपका नया मीडियन होगा उसमें कांस्टेंट ऐड होके आएगा। अंडरस्टूड, ये पॉइंट्स नोट कर लेना। मल्टीप्लाइंग अ कांस्टेंट की अगर बात करें तो मल्टीप्लाइंग अ कांस्टेंट में अगर न्यू मीडियन कैलकुलेट करें तो सेम मीन जैसा केस आपके जो डेटा में क्या है, सी मल्टीप्लाई होके आएगा ओल्ड मीडियन में, वो आपका न्यू मीडियन हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको लिख लेना है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है, ये एग्जाम्पल आप लोग खुद सॉल्व करके देखें, वीडियो को पॉज करो, एक बार सॉल्व करके देखो, कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया है। यहाँ पे देख लेते हैं मॉड। मॉड का मतलब क्या था, जो वैल्यू जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, ये डेटा है, डेटा को आपने लिखा 2 12 5 7 देन 6, अब 7 रिपीट हुआ तो 7 की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 2 हो गई, बाकी सबकी फ्रीक्वेंसी 1 1 1 थी, 3 की, उसके बाद 7 के बाद 6 था, देन 3 था, 3 की फ्रीक्वेंसी कितनी थी, 1 थी, तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी 7 की थी, तो 7 क्या हो गया, मोड हो गया। बस उसी हिसाब से अब एडिंग अ कांस्टेंट, कांस्टेंट अगर ऐड कर रहे हैं सारे डेटा में अगर कोई कांस्टेंट ऐड कर रहे हैं तब भी क्या आपका मॉड क्या होगा, मॉड इज इक्वल टू ओल्ड मॉड प्लस सी। तो मॉड के केस में, मीडियन के केस में, मीन के केस में कोई कांस्टेंट यूज कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो क्या हो गया, नई जो मीडियन, मोड या फिर मीन आएगा उसमें कांस्टेंट ऐड होके आएगा। अंडरस्टूड। देन बात कर रहे हैं मल्टीप्लाइंग का कांस्टेंट की, तो सेम कहानी वही है कि न्यू मोड जो आपका आएगा वो ओल्ड मोड इनटू सी आएगा। अब मेजर ऑफ डिस्पर्शन की एक बार बात कर लेते हैं। मेजर ऑफ डिस्पर्शन क्या है, इसके बेस हम बहुत सारे क्वेश्चन इसके ऊपर करेंगे, मीन, मीडियन एंड मोड के ऊपर, जो कि हम वीकली एक्टिविटी में और जीए पीएस में इनमें हम कर लेंगे। एंड बात करते हैं रेंज, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन और इंटर क्वार्टाइल रेंज के बारे में। तो रेंज, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड क्वार्टाइल रेंज, ठीक है। रेंज क्या होती है, रेंज, द रेंज ऑफ अ डेटा सेट इज द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द रेंज ऑफ अ डेटा सेट इज गिवन बाय फॉर्मूला रेंज इज इक्वल्स टू मैक्स माइनस मिनिमम, जो मैक्स वैल्यू है। अब इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, ऐसे तो समझ नहीं आ रहा होगा। एग्जांपल इज दैट फाइंड द रेंज ऑफ द डेटा सेट 3 3 3 3 3। अब देखो इसमें मैक्स वैल्यू क्या है, 3 है, मिन वैल्यू क्या है, 3 है, तो इसकी रेंज क्या होगी, 0। अब इसमें देखो 1 2 3 4 5 आपका डेटा सेट है, इसमें आपकी रेंज क्या है, 5 - 1 4। इफेक्ट ऑफ द आउटलाइन ऑफ द रेंज, डेटा सेट है आपके पास 1 1 2 3 4 5 5 - 1 रेंज 4 1 2 3 4 15 15 - 1 14। द above two data set differ only in the one point and this point change the value of range। देखो अगर यहाँ पे एक भी वैल्यू चेंज हो गई हाईजेस्ट, तो क्या आपकी रेंज चेंज हो गई, 4 to 14 पहुंच गई। वेरिएंस की बात करते हैं, वेरिएंस को एक बार पढ़ लेते हैं, देन वेरिएंस बहुत ईजी है कैलकुलेट करना। वेरिएंस मेजर बाय वेरिएबिलिटी ऑफ अ डेटा सेट एंड कंसीडर्ड द डेविएशन ऑफ द डेटा वैल्यूज फ्रॉम द सेंट्रल वैल्यू।
since range is also a measure of dispersion and it takes into only maximum and maximum value of the data set, whereas variable takes into account all the observation. Population variance and sample variance. पॉपुलेशन वेरिएंस की अगर मैं बात करूं तो पॉपुलेशन वेरिएंस को हम लोग कैसे निकालते हैं? हम क्या करते हैं, हम दी गई टेबल में सबसे पहले तो उसका मीन कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। मैं वेरिएंस निकालने का आपको पूरा फॉर्मूला बता रहा हूँ। वेरिएंस को रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा स्क्वायर से, सैंपल वेरिएंस को रिप्रेजेंट करते हैं एस स्क्वायर से। अगर मैं बात कर रहा हूँ पॉपुलेशन वेरिएंस की, तो पॉपुलेशन वेरिएंस कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपको मीन कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मैं आपको पूरा प्रोसेस बता रहा हूँ, इस प्रोसेस को बहुत ध्यान से समझिएगा। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर द फ्यूचर, और आपको इस बहुत काम आएगा और ये एग्जाम में भी पूछे जाने वाली चीज़ है। तो वेरिएंस निकालने के लिए वेरिएंस, पॉपुलेशन वेरिएंस और सैंपल वेरिएंस, दो वेरिएंस हमारे पास हैं। दोनों में कुछ नहीं अंतर है, इसमें n से डिवाइड कर रहे हैं, इसमें n-1 से डिवाइड कर रहे हैं, और दोनों के केसेस में बता दूंगा कब कैसे कैलकुलेट करना है। तो इसमें कंसीडर द डेटा सेट, कंप्यूट पॉपुलेशन वेरिएंस ऑफ द डेटा सेट। तो पॉपुलेशन वेरिएंस कैलकुलेट करना है। सबसे पहले आपने क्या मीन निकाला, मीन कैलकुलेट किया। मीन कैलकुलेट करना आपको आता है, मैंने अभी बताया है। हम क्या करेंगे, देन हम मीन को, सारी जो मीन है, जो सारी एक्स की वैल्यूज हैं आपकी जो गिवन है, उसमें से मीन को माइनस करके, मीन को सब्ट्रैक्ट करके एक नई टेबल बना देंगे जिसे हम नाम देंगे x माइनस एक्स बार, एक्स आई माइनस एक्स बार। तो इस टेबल में हम क्या करेंगे, एक्स आई माइनस एक्स बार की एक टेबल बनाएंगे। देन इस टेबल में हम अपनी वैल्यूज को माइनस कर देंगे, सारी वैल्यूज को, किस में से, एक्स की टेबल में से, और ये वैल्यूज करके हमने सारी वैल्यूज को बना दिया। अंडरस्टूड। देन हम क्या करेंगे, इन सारी वैल्यूज का स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। ये हम क्या निकाल रहे हैं, सेकंड पॉपुलेशन वेरिएंस निकाल रहे हैं। अगर हमें थर्ड पॉपुलेशन वेरिएंस निकालना होता तो हम इसे इधर क्यूब करते, ठीक है, बट हमें सेकंड पॉपुलेशन वेरिएंस निकालना है, और आपके सिलेबस में सेकंड पॉपुलेशन वेरिएंस ही है, तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, एक्स माइनस एक्स वायर का क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना। और अभी इसमें फ्रिक्वेंसी नहीं है, केवल इसमें वैल्यूज थी, तो हमने एक्स आई माइनस एक्स बार का क्या किया, इसका क्या किया, स्क्वायर किया। इन सारी वैल्यूज को जोड़ देना है। देन उसको क्या करना है, हमें डिवाइड करना है एन से, टोटल वैल्यूज से। तो टोटल वैल्यूज कितनी थी, ये 10 वैल्यूज लिखी हुई थी, ये सारी वैल्यूज, ये कितनी थी, 10 थी। तो 10 से हम डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ से हमारा वेरिएंस आ जाएगा 59। सैंपल वेरिएंस की अगर बात करें तो n-1 यानी कि 9 से डिवाइड करेंगे, तो ये आएगा 2 10 - 8 9। अब देखते हैं एडिंग अ कांस्टेंट। अच्छा, वेरिएंस में एक बार देख लेते हैं कि अगर कोई कांस्टेंट यूज करना है तो ये पूरा आपका एक तरीके से कहा जाए कि पूरा आपका एक प्रूफ दिया गया है, इस प्रूफ को आप पढ़ सकते हैं। बट एडिंग अ कांस्टेंट वेरिएंस में कोई भी चेंज नहीं करता है। एक बार देख लेते हैं। द ऑब्जर्वेशन ऑफ डेटा सेट लेट्स वाई आई इज इक्वल्स टू एक्स आई प्लस सी। नई ऑब्जर्वेशन में हमने हर वैल्यू में सी कांस्टेंट को ऐड कर दिया है, मतलब यहाँ पे जो टेबल थी 68 + 5 यहाँ पे कर दिया है, और हर टेबल में हम यही करते जा रहे हैं। हर टेबल में हम हर वैल्यू में हम 5 यूज करते जा रहे हैं टेबल की हर रो में। देन यहाँ पे न्यू वेरिएंस और ओल्ड वेरिएंस आपका इक्वल ही आता है, तो वेरिएंस में एडिंग अ कांस्टेंट का कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ये इनने प्रूव करके भी बताया है कि सब में 5 जोड़ दिया है एंड देन उसका वेरिएंस निकाला है, तो आपका वेरिएंस लगभग इक्वल ही आ रहा है। यहाँ से 189.8 ही आ रहा है, ठीक है। तो वेरिएंस लगभग इक्वल आता है। मल्टीप्लाइंग का कांस्टेंट में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाइंग का कांस्टेंट जब कर रहे हैं तो न्यू वेरिएंस जो आपका आ रहा है वो ओल्ड वेरिएंस के सी स्क्वायर के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल आ रहा है। यानी कि जो आपका ओल्ड वेरिएंस था, जिसे मैं ओल्ड वी से डिनोट कर रहा हूँ, ओल्ड वेरिएंस इंटू सी का स्क्वायर, जो कांस्टेंट आपने मल्टीप्लाई किया वो आपका न्यू वेरिएंस आ रहा है, जिसे मैं एन वी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो ये आपका न्यू वेरिएंस आ रहा है। अंडरस्टूड। तो ये चीज़ समझ में आ रही होगी। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है, वीडियो को पॉज करिए एंड ये क्वेश्चन खुद से करके देखिए। टेबल है, इसका सॉल्यूशन है, धीरे धीरे इसको कैलकुलेट करके देखिए। देन अब बात कर लेते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन की। दो तरीके के स्टैंडर्ड डेविएशन होते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू वेरिएंस। पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन में जो पॉपुलेशन आपका वेरिएंस है उसका आप रूट निकाल दो। क्या आया था, वो सिग्मा स्क्वायर आया था ना, तो उसका रूट निकाल दो तो क्या आ जाएगा, सिग्मा आ जाएगा। तो इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से। तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत क्वेश्चन क्विज 1 में आते हैं। जो लोग क्वालिफायर दे रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो लोग क्वालिफायर नहीं दे रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज क्विज 1 में आप लोग अच्छा स्कोर कर सकते हैं, जिससे CGPA हमेशा बहुत ज़्यादा हाई चली जाती है। अब मैं सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करता हूँ, जिसे ऐसे डिनोट कर रहे हैं। एंड सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फॉर्मूला था बस वही है, उसका हमने रूट ले लिया, तो ये क्या हो गया, सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया। तो वेरिएंस का रूट लेने से स्टैंडर्ड डेविएशन आता है, ये फॉर्मूला
नोट कर लो, ये सारे फॉर्मूले नोट करते जाओ। तो यहाँ पे एक टेबल है, सबसे पहले हमने क्या किया, उसका हमने मीन निकाला, ये मीन निकाला, मीन को हर वैल्यू में से घटाया, एक्स आई माइनस एक्स बार की वैल्यू निकाली, ये सारी वैल्यूज आ गई, 68 माइनस एक्स बार किया, 79 माइनस एक्स बार किया, ये वैल्यूज आ गई। इन सब का हमने स्क्वायर किया, स्क्वायर का एडिशन किया, देन टोटल वैल्यूज जो 10 वैल्यूज थी उनसे डिवाइड कर दिया तो 180.9 आया, जिसका हमने रूट लिया, तब जाके हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन आया। पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन में n से डिवाइड करना है, ठीक है, जो भी मटेरियल है, एंड सैंपल पॉपुलेशन के बाद हमारे पास एक और क्या था, सैंपल था, सैंपल में हमें किससे डिवाइड करना है, n-1 से डिवाइड करना है, ये याद रखना। यूनिट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन की यूनिट्स क्या होती हैं ये सब लिखी हुई हैं, ये पढ़ लीजिए एक बार, थ्योरी है, इजी ही है, ठीक है। एडिंग अ कांस्टेंट के केस में स्टैंडर्ड डेविएशन पुराना और बराबर सेम ही रहता है, नया वाला। एंड अगर मैं बात करूं, एग्जांपल दिया गया है, ठीक है, बताया गया है कि क्या है, मल्टीप्लाइंग अ कांस्टेंट के केस में एक बार मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये बात याद रखना, y इज इक्वल्स टू एक्स आई इंटू सी अगर करने हम लोग जा रहे हैं तो जो हमारा नया वाला स्टैंडर्ड डेविएशन आता है उसमें कांस्टेंट का मल्टीप्लाई होके आता है, ये फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा। देन मैं बात करता हूँ इस टेबल की, जो टेबल आप फिर से वीडियो पॉज करिए, इसको समझ के देखिए, बहुत इजी एग्जांपल है, मैं कॉन्सेप्ट सारा आपको पढ़ा चुका हूँ विथ एग्जांपल। अब बात कर लेते हैं परसेंटाइल की। तो परसेंटाइल को हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, फिलहाल के लिए ये लेक्चर आपके लिए जो लास्ट लेक्चर था ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है। देन यहाँ से मैं आपको बता दे रहा हूँ, आगे हम लोग परसेंटाइल कवर करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर ये आपको कल मिल जाएगा, कंप्यूटिंग परसेंटाइल की बात करेंगे हम यहाँ पे 75 परसेंटाइल, फिर यहाँ पे हम लोग क्वार्टाइल्स की बात करेंगे, देन ये यहाँ से हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। देन हम एसोसिएट बिटवीन टू वेरिएबल्स की बात करेंगे, ठीक है। देन हम मूव फॉरवर्ड होंगे, यहाँ से थोड़ा आगे चलेंगे, चैप्टर 5 हम पढ़ेंगे। देन मैं आपको एक बार सिलेबस बता देता हूँ, ठीक है। देन इसके बाद हम लोग कवर कर रहे होंगे स्कैटर प्लॉट वगैरह, और स्कैटर प्लॉटिंग के बाद में आई थिंक 6 चैप्टर आपका कोरिलेशन यहाँ से हम पढ़ेंगे, तो कोरिलेशन भी आपको बताया जाएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो कल हम कोरिलेशन तक अपना सारा कुछ कवर कर लेंगे। देन अगर मैं बात करता हूँ फिटिंग अ लाइन की, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, एक बार दोबारा यहाँ पढ़ाऊँगा फिटिंग अ लाइन, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो पूछी जाती है, ठीक है। ये लगभग हम एक लेक्चर नए लेक्चर में कवर कर लेंगे। देन 6 बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, एडिशन ऑफ काउंटिंग, तो यहाँ से हम ये सारी चीज़ें पढ़ना चालू कर देंगे, तो जो हमारा 6th टॉपिक होगा, ठीक है। 7th में हम लोग फैक्टोरियल वगैरह ये सारी चीज़ें कवर करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज लेक्चर।